हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे क्लास 12 में इंटर कर रहे हैं। अभी कई बच्चों का कमेंट आया था कमेंट सेक्शन में कि सर एक बार पूरा सिलेबस जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 में उसको डिस्कस कर दीजिए और किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसका आता है, किस तरह से सीबीएसई बोर्ड में 12 में मार्क्स आएगा, मार्क्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। इसलिए हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आए हैं जिसकी आप लोग को पहले से बहुत इच्छा थी कि हम इसको डिस्कस करें। तो आइए देखिए, क्लास 12 में जो सबसे पहले फिजिक्स में आपको पढ़ना है वो आपको जो स्टडी करना है इसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें 12 में सबसे पहले जो आपका पार्ट 1 है, जो फर्स्ट बुक है, इसमें जो आप लोग को स्टडी करना है सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमने स्टार्ट भी किया है, इवन ऑनलाइन भी हम ये बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हम लोग बोलते हैं। मतलब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के नेचर प्रॉपर्टी के बारे में। जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज रेस्ट में हो तो इससे रिलेटेड जो भी चार्ज का नेचर है, प्रॉपर्टी है, ये सभी चीज़ जो हम लोग स्टडी करते हैं ये सारा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका आ जाता है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा चीज़ आ जाता है। और अब ये बता दें कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो आगे आपका जो मैग्नेट है और 11 में जो ग्रेविटेशन पढ़े हैं ये सिमिलर टॉपिक है, इसलिए एक साथ ये कई टॉपिक को कवर करता है। अगर इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो समझ लीजिए कि आपका मैग्नेट भी कवर होगा, इसलिए कि इसका थ्योरी, प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट सब कुछ सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो आगे मैग्नेट भी होगा और इवन आपका ग्रेविटेशन भी होगा। इवन ग्रेविटेशन तो 11 का सिलेबस है, लेकिन कंपटीशन के लिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तीनों आपका एक साथ कवर होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें कैपेसिटेंस, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अच्छा टॉपिक। कैपेसिटेंस, इसको कैपेसिटर भी कहते हैं और प्रैक्टिकल तौर पर ये कंडेंसर है। जैसे पुराना नाम इसका कंडेंसर है और अब इसका नया नाम कैपेसिटेंस है। जैसे पुराना नाम पाटलिपुत्रा था और अभी पटना है ना। तो बहुत सारे शहर का पुराना नाम कुछ और था, अभी उसको बदल करके कुछ और कर दिया गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे बॉम्बे, मुंबई हो गया, तो इस तरह से होता रहता है। तो यहाँ पर फिजिक्स में भी ये बदलाव है। पहले ये कैपेसिटर के नाम से जाना जाता था, कंडेंसर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कहा जाता है। इवन कि प्रैक्टिकल तौर पर बोल चाल के भाषा में अभी भी हम लोग इसको कंडेंसर ही बोलते हैं। फैन में जो देखते हैं आपका जो है सिलेंड्रिकल टाइप का लगा हुआ होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। अभी भी आप दुकान में जाओगे, बोलोगे सर हमको जो है कैपेसिटर दे दो, तो बोलेगा नहीं जानते हैं कैपेसिटर क्या होता है, कहेगा नहीं है, जबकि उसके सामने में रखा हुआ है तो उसको पता नहीं किसको कैपेसिटर भी बोला जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल तौर पर बोलचाल की भाषा में अभी भी हम लोग इसको कंडेंसर ही बोलते हैं। कैपेसिटर तो फिजिक्स के भाषा में ही यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ये भी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये अभी तक जो था यहाँ तक पोर्शन स्टैटिक चार्ज, अब यहाँ पर जो है जब चार्ज मोशन में आ जाएगा, जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वह जो ब्रांच होता है फिजिक्स का उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो वह जो ब्रांच होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वह जो ब्रांच होता है फिजिक्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, और चार्ज जैसे ही मोशन में आ जाएगा तो वैसे स्थिति में जो वह ब्रांच होगा उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
तो यह इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे चार्ज का नेचर हम लोग स्टैटिक में भी जानते हैं, पढ़ते हैं, रेस्ट में क्या होगा, फिर मोशन में क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम ये कहते हैं कि अगर आपको किसी आदमी से काम लेना है, इवन घर में मम्मी पापा से ही आपको काम लेना है, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को जानकारी रखना होता है कि इनका क्या नेचर है, या किस समय जो है पापा खुश रहते हैं, क्या जनरल नेचर है। मान लीजिए आप ये जानते हैं कि संडे को जो है पापा खुश रहते हैं, तो संडे के दिन हो सकता है आपका कोई डिमांड पूरा हो जाए। वर्किंग डे में लगता है कि नहीं जो है परेशान रहते हैं, मूड सही नहीं रहता है, तो उस दिन आप डिमांड ना करें। इसलिए नेचर जानना जरूरी होता है, नहीं तो पता चलेगा लेनी का देनी पड़ जाएगा, है ना। या मान लो कभी जो है ऐसा है कि पापा बहुत टेंशन में है, कोई ऑफिस में कोई टेंशन हो गया और आया और वहाँ फरमाइश कर दिया कि पापा हमको मोबाइल चाहिए बढ़िया जैसा, तो पता चलेगा ऐसा डांट पड़ेगा, मिजाज हरा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए जो होने वाला काम है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें नेचर को जानते हैं कि चार्ज का नेचर रेस्ट में क्या होता है, फिर चार्ज का नेचर मोशन में क्या होता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। फिर देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक यह भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए करंट का जो है कई इफेक्ट होता है, करंट का कई इफेक्ट होता है। इवन हम ये भी बता दें आपको कि जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं, क्लास 10 का सिलेबस और क्लास 12 का सिलेबस को बहुत कुछ मिलता जुलता है उसमें, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे आप लोग, और यहाँ पर हम लोग उसका एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म उसका स्टडी करते हैं। और क्लास 9 का सिलेबस और क्लास 11 का सिलेबस वो मिलता जुलता है। फ़र्क यही है कि 9 में हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, और 11 में हम लोग उसको विस्तार से स्टडी करते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म स्टडी करते हैं। यह जो है फ़र्क है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए करंट का जो है कई इफेक्ट होता है, करंट का कई इफेक्ट होता है। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये आपको केमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ना है। पहले फिजिक्स में था, हम लोग पढ़ाते थे ये, लेकिन अब जो है केमिस्ट्री में चला गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आप जाकर के केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, वो उसका केमिकल इफेक्ट है। और हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जैसे पानी जो गर्म करते हैं तो वह हीटिंग इफेक्ट है, पानी का गर्म होना हीटिंग इफेक्ट है। आप आयरन करते हो वो हीटिंग इफेक्ट है। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। जैसे आए दिन बराबर सुनते हो, पेपर में मिलता है आपको कि बिजली मिस्त्री मान लीजिए पोल पर चढ़ा ठीक करने के लिए, और चढ़ा तो पता चला कि लटकले रह गया, सटले रह गया वायर में, है ना। तो क्या करता है कि जब करंट फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट उसके सराउंडिंग में वह प्रोड्यूस करता है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि आदमी को जब पकड़ता है तो वह छोड़ता ही नहीं है, जान लेके ही छोड़ता है। ऐसा भी कभी कभी खतरनाक होता है। इसलिए आए दिन हम लोग ये देखते हैं कि पोल पर चढ़ा मिस्त्री तो जो है उसकी जान चली गई, कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है। ठीक है, यह जो है मैग्नेटिक इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है, ये खतरनाक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसमें फिर मैग्नेट भी हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही बात है। कुछ बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देता है इसको, कुछ बुक में इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देता है। ये अलग अलग नहीं है, इसी को दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिलेगा तो किसी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिज्म जो हम लोग स्टडी करते हैं दो तरह का, एक मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिस पर हमने बात किया, और दूसरा होता है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। यह जो हमने मैग्नेट लिखा है दिस इज योर क्लासिकल मैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैग्नेटिज्म या इसको परमानेंट मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म या परमानेंट मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो जनरल आप जो बच्चे में भी देखते होंगे, मैग्नेट सटा सटा करके खेलते हैं, उसमें लोहा सटाते हैं, तो वह जो मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको स्टडी करते हैं। तो यह जो है बेसिक फ़र्क है। तो ये मैग्नेटिज्म की बात हो गई। और फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इसी कॉन्सेप्ट पर जनरेटर काम करता है। आज भी हम लोग इस टॉपिक के गुलाम हैं और ये फैराडे साहब ने खोज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जनरेटर जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। आज भी घर में अगर शादी विवाह हो, फंक्शन हो, अगर जनरेटर ना हो तो बिजली का तो कोई ठिकाना नहीं, बिजली कब धोखा दे दे इसकी गारंटी नहीं। इसलिए इस टॉपिक का हम लोग अभी भी गुलाम है, फैराडे साहब का हम लोग अभी भी गुलाम है। ये फैराडे साहब ने दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा देखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों मिला करके जो है ये 7 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये 7 मार्क्स का आता है दोनों मिला करके। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट स्टडी करते हैं हम लोग। और अल्टरनेटिंग करंट तो आप जान ही रहे हैं, जो घर में जो करंट आपका जो आता है दैट इज योर अल्टरनेटिंग करंट, AC। और DC होता है जो बैटरी से जो करंट आता है वो DC हुआ, है ना। जैसे इन्वर्टर जो है आपका, उसमें जो बैटरी है तो उससे जो करंट आता है वो DC होता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट हमको स्टडी करना है। जो घर में जो आपका करंट आता है वो AC है। तो ये दोनों मिला करके 7 मार्क्स का है। और यहाँ पर ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी मिला करके जो है ये 16 मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यह जो है ये आपका 8 मार्क्स का आता है। और ये तो हमने कहा ये 7 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 में ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आइए हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में सबसे पहले ऑप्टिक्स, जिसको लाइट के भी नाम से जानते हैं। ऑप्टिक्स या लाइट एक ही बात है। क्लास 10 में भी आप लोग इंट्रोडक्शन इसका पढ़े हैं, इंट्रोडक्टरी आइडिया आपको है, वही यहाँ पर 12 में, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर्म। और ऑप्टिक्स में हम लोग 2 तरह का स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 तरह का होता है, 2 पार्ट इसका। ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है ज्योमेट्री का यूज होता है। जो क्लास 10 में मैथमेटिक्स में आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, क्या क्या पढ़े थे बाबू? जैसे अल्टरनेट एंगल क्या होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्री में। तो उसी का इसमें एप्लीकेशन होता है और इसलिए हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। और रे ऑप्टिक्स मन में हो कि रे ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं, तो रे ऑप्टिक्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है कोई भी चीज़ जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा इंडिकेशन देते हैं, तीर जैसा, इस टाइप का इंडिकेशन देते हैं, तीर जैसा, ऐसे लेते हैं, तीर जैसा। इस वजह से जो है हम लोग रे के जैसा, रे ऐसे निकलता है, रे है ना, तीर जैसा ऐसे लेते हैं हम लोग। तो इस वजह से हम लोग इसको जो है रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कई चीज़, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा अंडर 10 में कि क्लास ऑप्टिक्स जो है, जब हम लाइट की बात करते हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक इसी बात को काटता है, ये कहता है कि लाइट सीधी रेखा में नहीं बल्कि वेव फॉर्म में चलती है ना। लाइट जो प्रोपागेट होता है वेव फॉर्म में होता है। तो शुरू में आप लोग को स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, फिर बाद में जो एक्चुअल वेव फॉर्म है हम लोग उस पर जाते हैं कि एग्जैक्ट नेचर इसका वेव फॉर्म है। और इवन लाइट को आज तक सही तौर पर डिफाइन नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइट इतने तरह के फिनोमेनन को शो करती है, तो कोई भी एक थ्योरी लाइट के लिए सफिशिएंट अभी तक नहीं है। बाकी आप लोग की ड्यूटी है, आप लोग देश के भविष्य हो, आप लोग आगे जो है इसको ज़्यादा रिसर्च करेंगे इस पर। तो चलिए हम आगे बात करें। तो ये ऑप्टिक्स की बात हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसमें शामिल है। इसको मिला करके ये बड़ा टॉपिक है। तो ये 18 मार्क्स आता है टोटल, 18 मार्क्स का आपका ऑप्टिक्स और EM वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को EM वेव भी कहा जाता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी में ये बात आती है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब चार्ज जब मूव कर जाता है तो वैसे स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। जब दोनों फील्ड एक साथ काम करने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आता है उसी से आता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी मूवमेंट होता है। तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वास्तव में ये तब होता है जब चार्ज एक्सेलरेट होता है। तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होता ही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रिएशन होता है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लेकिन चार्ज जब एक्सेलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्रिएशन होता है। तो चूंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करता है, तो इसलिए वहां पर वेव का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कि वेव होगा तो मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। अब यहां पर आइए नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ वगैरह जो स्टडी करते हैं। इवन ये केमिस्ट्री में भी है या नहीं कर सकते हम, लेकिन पहले तो केमिस्ट्री का एक मेजर टॉपिक था, अब शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है केमिस्ट्री से, लेकिन फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में हो ना हो, हमारा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊँगा। फिजिक्स में ये अब है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी। तो ये ड्यूअल नेचर का मतलब हुआ, इसमें जो है हम लोग लाइट का ड्यूअल नेचर पढ़ते हैं। मतलब वास्तव में लाइट का जो नेचर होता है ना, ये बड़ा ही कहा जाए तो ड्यूअल मतलब होता है, ये दोहरा नेचर इसका होता है, परफेक्ट नेचर इसका नहीं है। कुछ कहना मुश्किल है, ढुलमुल नेचर है ना, कह सकते हो। यहाँ पर जो है ये इस मामले में कैरेक्टरलेस है ना। तो यहाँ पर देखिए ड्यूअल नेचर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, और ये जो आपका आता है ये टोटल 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का ये आता है। फिर जो है सेमीकंडक्टर, इसके बाद जो स्टडी करते हैं, एंड इट्स डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मटेरियल डिवाइस, सिंपल सर्किट, ये सभी आपका जो है मान के चलिए ये लगभग 11 मार्क्स का, कभी 11 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी 12 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कहीं भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है, हो सकता है 1-2 मार्क्स इधर उधर भी होता है। ये डिपेंड करता है कभी वो सेटर पर जिसको किसी टॉपिक से विशेष इंटरेस्ट होता है तो उसमें 1-2 मार्क्स वो ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं। इसलिए ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इन जनरल ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें पीएन जंक्शन डायोड ये स्टडी करते हैं। इसमें जो है हम लोग ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं, एम्पलीफायर स्टडी करते हैं, रेक्टिफायर स्टडी करते हैं, लॉजिक गेट स्टडी करते हैं। तो ये सभी पार्ट हम लोग स्टडी इसमें करते हैं। और एक जो मेजर कन्फ्यूजन होता है, पहले कम्युनिकेशन था लेकिन अब जो है कम्युनिकेशन को सिलेबस से हटा दिया गया है, इस वजह से हमने इसको स्टार मार्किंग में लिखा है कि कम्युनिकेशन इज नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। कम्युनिकेशन जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है, कम्युनिकेशन को हटा दिया गया है। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको उम्मीद है ये फ़ायदा होगा, इससे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, फ़ायदा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हमेशा इस तरह का वीडियो मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। हमारा चैनल इनोवेशन फिजिक्स बाय RK J सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।